आपने मुझसे बात करनी थी। खुदा उंगलियां आपस से फंसाए हुए क्या देख रहा था। वो जो मुस्कुरा कर जूस का सिप लेते हुए बोली, वैसे तो बड़ों ने बात कर ली थी, ज़रूरत तो नहीं थी, मगर मैं और पापा चाहते थे कि मैं आपसे मिलूं, आपकी रजामंदी जानूं। क्या आप चाहते हैं कि ये बात आगे बढ़े? खुदात ने उसकी बात सुनी तो तलही से मुस्कुराया। मेरी चाहत का क्या करेंगी आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? उसकी अजीब बात पर शरीना एक लम्हे के लिए चुप ही रह हो गई। आपकी रजामंदी है इस रिश्ते पे कि नहीं? खुदात ने उसके खामोश होने पर बेख्तियार कहा। शरीना ने उसके चेहरे को देखा, फिर ग्लास टेबल पर रखते हुए वो अपनी अंगूठी घुमाते हुए बोली, अगर रजामंदी ना होती तो मेरे बाबा आपकी अम्मी से बात ना करते। मुझे लगता है आप नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि खुदात उसकी जरा सी गलतफहमी को जल्द ही दूर कर दे। खुदात ने अपनी पूरी दाढ़ी पे हाथ फेरा और इर्द गिर्द नसें दौड़ाने के बाद बोला, ऐसा नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत अच्छी, स्मार्ट और समझदार लड़की हैं, लेकिन मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता। बल्कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होना चाहता। उनकी ज़िंदगी संवारने की बजाय बर्बाद ही होगी। शादी मेरे बस की बात नहीं है, और अब तो मेरी उम्र भी नहीं है। शरीना जरा सा हंसी। आपको इससे सांस से कंपनी से निकलना होगा हुदान। आप में कोई ऐसी बात तो है जिससे हर कोई आपकी तरफ मतवज्जा होता है। वो चाहता है आप अपनी चुप तोड़कर उनसे बात करें। जिस चीज़ को अपनी मासूरी समझ रहे हैं वो आपकी शख्सियत को निखारने में साबित हुई है। असल इंसान का दिल और नीयत साफ होनी चाहिए। बाकी बातें तो जिंदगी में चलती रहती हैं। खुदात की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये मुस्कुराहट तंज से भरी हुई थी। तो आप गलती पर हैं शरीना साहिबा। ना तो मेरा दिल साफ है और ना ही मेरी नीयत। अगर इतना अच्छा होता तो वो बात जैसे अधूरी रह गई थी। कहने के बावजूद वो कह नहीं सका था। अगर वो अच्छा होता तो उस मासूम पाकीज़ा दिल की लड़की का दिल ना तोड़ता, जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो शरीना ने नासमझी से बोलते हुए उसे देखा। उदार ने गहरा सांस लिया। आप बहुत अच्छी हैं। मैं चाहता हूँ आप किसी अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारें। मेरे साथ माँ सवाए आपको दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बिना किसी गर्ज के बहुत से केसेस में मदद की। हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा, मगर मैं आपकी शादी से पहले अपनी शादी का काट दूंगी आपको। उदात ने अपनी आंखें जोर से बंद की। शरीना समझ गई। वो समझते हुए भी खामोशी से उसे चुपचाप देखने लगी। उसके जवाब की मुंतज़िर थी। दिल एकदम तकलीफ से कांपना शुरू हो गया था। अभी तो बहुत सी प्लानिंग करके आई थी। उदात के मिलने से पहले ये करेगी वो करेगी। खुशी से वो इस वक्त हवाओं में थी, मगर अब लगता है जैसे सारे ख्वाब शीशे के बनकर टूट जाएंगे। आप किसी से प्यार करते हैं? शरीना ने आंखों में नमी लिए हुदात से पूछा। हुदात ने उसे देखा तो गहरा सांस लिया। जिस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, आज उसका जवाब उससे मिल चुका था। वो छोटे हाथों से बड़े जोरदार थप्पड़ ने उसे जवाब दे दिया। हाँ। शरीना का दिल छन से टूट गया। गहरा सांस लेते हुए उससे खुद को संभाला, मगर संभालना मुश्किल हो रहा था। लब को जोर से दबाते हुए उससे हुदात को देखा, फिर वो जरा मुस्कुरा कर बोली, कौन है वो लड़की लड़की? हुदात तलही से मुस्कुरा पड़ा। वो उस लकी लड़की का दिल पूरी तरह तोड़ चुका था। वो उससे शदीद मोहब्बत करने के बावजूद भी उसे नहीं पा सकता था। उसे खुद से बहुत दूर कर दिया था। उसे खुद से इतना बदसन कर दिया था कि वो लड़की अब उसकी शक्ल नहीं देखेगी। वो शायद आगे जाकर किसी और की भी हो जाएगी। ये सोचकर खुदात की ग्लास पर गिरफ्त मसरूद हो गई। वो सिर्फ मेरी है, उसके दिल ने इश्ताल भरे अंदाज में कहा, मगर दिमाग कह रहा था यही उसकी बेहतरी है। वो उसके काबिल नहीं है। जानकर क्या करेंगी आप? वैसे भी वो मुझे नहीं मिलने वाली, जैसे उसने कहा था। मैं आपको बद्दवा देती हूँ हुदात अजीम, कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आपको वो वैसा ही जलील करे जैसा आपने मेरी मोहब्बत को किया। वो आपको कभी चाह कर भी ना मिले। आप उसके लिए इतना तड़पे कि लोगों को आपकी तड़प देखकर तरस आ जाए। वक्त की दर्द भरी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। जब वो अपना सामान लेकर जा रही थी तब उसने ये अल्फाज कहे थे। उदाद उसी वक्त रुख मुड़ चुका था। उसे बख्तावर को देखने की मज़ीद हिम्मत ना थी। कौन है वो? क्या कहा उससे? उससे पूछा। दिल कह रहा था, बख्तावर आलम, सिर्फ और सिर्फ बख्तावर आलम। मगर जुबान ने कहा, जानकर क्या करेंगे? हाँ, जानकर क्या करेंगी? वैसे भी वो रघु जान उसे छोड़कर चली गई थी।
मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे शादी करूं, जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना था, क्योंकि मैं उनसे वादा कराया था। मगर दूसरी तरफ मैं आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको। शरीना ने उसकी बात काटी। मैं पापा को कह दूंगी मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मेरे पहले ही बहुत से रिश्ते आए हैं, उनमें से किसी के साथ मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें, आपको आपकी अम्मी के सामने शर्मिंदा नहीं करूंगी। मुझे पहले पता होता तो कभी आपको मिलने का या अपने पापा से बात करने का ना कहती। उससे बेहद मजबूत लहजे में खुदात से कहा। खुदा ने लब को जोर से दबाकर छोड़ते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था। शरीना मुस्कुराई, अपना पर्स उठाकर अपने हिस्से का बिल के पैसे रखते हुए बोली, मेरे दिल को छोड़े, उस दिल की फिक्र करें जिसको तोड़कर आप यहाँ मेरे पास आए हैं। खुदात का हैरत से सर उठा। उसने शरीना को देखा जो सर हिलाते हुए बोली, बख्तावर बहुत प्यारी लड़की है, उसे दुख देखकर आप वैसे भी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदात की तो बोलती ही बंद हो गई। शरीना कैसे सारी सिचुएशन समझ गई। हैरत की इंतहा थी। भाई आप बता क्यों नहीं रहे, आप कहाँ थे, किससे आपको अगवा किया था? फारूक जो अपने कमरे में मौजूद टीवी देख रहा था, आईना उसके कमरे में दस्तक देकर आई। उसके लिए चाय लाई थी। जब से फारूक वापस आया था तब से बहुत खामोश हो गया था। बस आए तो सही सलामत था, मगर सब उसकी खामोशी पे परेशान थे। माँ तो बेटे से अलग नहीं हो रही थी। बाप पूछ पूछ कर पागल हो गया था। अनीका की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि फारूक से कुछ पूछे। सिकंदर भाई भी कुछ बता नहीं रहे थे कि उन्हें कहाँ से मिला। ये भी मना किया था कि उनके बारे में किसी को न बताना। फारूक ने चाय का कप उठाते हुए उसे नागवारे से देखा। जाओ, अपने सिकंदर भाई से पूछो, उसे पता होगा। उसकी आवाज़ सुनकर अनीका को थोड़ी सी तसल्ली हुई। भाई प्लीज ना, सब परेशान है, अबू की तो समझ नहीं आ रही आखिर हुआ क्या। आपका अचानक से गायब हो जाना, फिर एक। फारूक ने तुर्शी से उसकी बात काटी। अनीका प्लीज जाओ यहाँ से, मैं इस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मगर भाई। अनीका, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे बदतमीजी से पेश आऊं। गो फ्रॉम हेयर। उससे उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अनीका खामोश हो गई। इतनी देर से खड़ी वो जानना चाह रही थी कि फारूक था कहाँ, मगर आसार लग नहीं रहे थे कि वो कोई जवाब देगा। डैड को बता देना, मैं एक हफ्ते बाद लंदन जा रहा हूँ। अनीका जब दरवाजे को खोलकर जाने लगी तो फारूक की बात पर एकदम हैरत से घूमकर उसे देखने लगी। तुमने हन्नान भाई को अपने जाने का बताया? आसिक ड्राइव करते हुए उससे पूछ रहा था। वो जो ख्यालों में गुम दरवाजे के साथ टेक लगाए बाहर के नज़ारों को देख रही थी। एकदम चौंकी, मगर उससे मुड़कर आसिक को नहीं देखा। वो बिजी थे, मगर मैंने इतला दे दी थी। वो बहुत गुस्सा होंगे बख्तावर, सिकंदर भाई भी परेशान हो जाएंगे। आसिक भाई मैं संभाल लूंगी, वो दोनों मेरे मामा हैं, कोई जल्लाद नहीं जो ऐवे आप सबको बिना किसी वजह के खा जाएंगे। अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करें। बख्तावर का दिल नहीं कर रहा था कि वो कोई आवाज़ सुने, किसी से बात करे। वह बस खामोशी चाहती थी, खूब अंधेरा चाहती थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें कुछ पल में आने लगी थी। क्या हुआ बख्तावर, इतनी अपसेट क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? हासिन ने उससे सरदपा देखते हुए बेख्तियार कहा। बख्तावर खामोश रही। आंखों में वो दुश्मनी जहाँ बार बार दिखाई दे रहा था, उसकी नजरों से गायब क्यों नहीं हो जाता। उसे तकलीफ से अपनी आंखें बंद की, लबों को सख्ती से दबाए, अपनी उभरती सिसकियों को रोका। ये सिसकियाँ इतनी बेताब क्यों थीं? क्यों चाहती थी कि दुनिया उसका दर्द देखे? किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे आहिस्तगी से कहकर बाहर देखा। वो अपने मामा के पास जा रही थी। मामा के पास जाकर वो खूब बच्चों की तरह रोएगी। उससे मामा का दिल दुखाया था। उससे उनसे बात नहीं की थी। वो आखिर कैसे खुश रह सकती थी? आसमान स्याह हुआ था। सख्त तूफान का इम्कान था। हवाओं का शोर बेहद खौफनाक सा तासुर दे रहा था। वक्त को पता नहीं क्यों जैसे इस मौसम से खौफ महसूस हुआ, मगर वो संभल कर सीधे होकर बैठती, उन रास्तों को देखने लगी। फिर उन रास्तों पे हैरत हुई। ये रास्ता उसके घर की तरफ तो नहीं जाता था। अपनी पोनी से निकलती बालों की लटों को कानों के पीछे करती वह हासिक को देखने लगी, जो बिल्कुल रिलैक्स होकर ड्राइव कर रहा था। हासिक भाई, ये घर का रास्ता तो नहीं है? बख्तावर ने उसे देखते हुए कहा। मालूम है, हम घर नहीं जा रहे। उसका हम लहजा बख्तावर को पता नहीं क्यों इंतहाई अजीब लगा। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? उससे बड़ी मजबूती से आंसू के तासुरात देखना चाहूँ, मगर उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। मगर नॉर्मल क्यों नहीं लग रहे थे?
ये हुदाद के साथ रहकर क्या हो गया है? कम से कम बाकी दुनिया की तरह मैं हैवान नहीं हूँ। तुम बहुत भोली हो बख्तावर। ये अल्फाज उसके कानों में क्यों गूंज रहे थे? या अल्लाह, वो मामा को फ़ोन करे मगर आसिक भाई उन्हीं के पास लेकर जा रहे होंगे। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं आसिक भाई? आसिक ने उसे देखा, फिर गर्दन मोड़कर बोला। सिकंदर भाई क्लब में है, वो हमें वहीं बुला रहे हैं। बख्तावर को इस जवाब से तसल्ली हो जानी चाहिए थी, मगर पता नहीं दिल में बेचैनी सी थी। अच्छा। उससे अपने बैग से फ़ोन निकाला और मामा को कॉल करने का सोचा, मगर सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो भूल क्यों जाती थी? ये इलाका सुनसान था और जंगल की तरफ जाता था। उससे फ़ोन रख दिया। उसे महसूस जैसे आसिक उसे देखकर मुस्कुराया है। या अल्लाह, ये खुदात उसके दिमाग में सवार है। उसका वहम ही है और कुछ नहीं। तुम ये किन चक्करों में पड़ गई हो? हटो, मैं कुछ कर देता हूँ। नहीं, अब दूर ही रहे तो बेहतर है। और आपको कोई काम नहीं है? या गुंडागर्दी से रिटायर तो नहीं होने वाले? वो बाउल उठाकर काउंटर पे रखते हुए उसे देखने लगी, जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। सिकंदर उसे गहरी नजरों से देखने के बाद बोला। वैसे ऐसे तो है नहीं होने वाला, और ये मुझे दूर रहने के मशवरे मत दिया करो। मैं दूर होने की बजाय और करीब हो जाऊंगा। सिकंदर ने उसकी कमर में हाथ डालना चाहा। रमशा ने उसके हाथ पे जोर से कफचा मारा। मैं मशवरा नहीं दे रही हूँ, बल्कि बोल रही हूँ। सुकून से काम करने दे मुझे। अम्मी अबू का डिनर मैं आपको हरगिज़ खराब नहीं करने दूंगी। सिकंदर ने हाथ जोर से हिलाते हुए उसे देखा। मैं डिनर ट्रैम्पल कर दूंगा। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। चाहे गुस्सा अपने किसी और वर्कर पर उतारे, मुझ पे उतारने से महज आपका बीबी शूट होगा। उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। मुझे इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं रहे। उसकी आंखों में देखते हुए बोला। रमशा ने गहरा सांस लेकर उसे देखा, जो किसी भी दौर पे यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। उसको निकालने का एक ही तरीका था। रमशा ने उसके गाल को छूकर पीछे होते मुस्कुराई। खुश? अब जाइए। बस, ये क्या था? अच्छा बड़ा गुंडा हूँ, इतनी सी बात पे आसानी से मान जाऊंगा। उससे आबरू ऊपर करते हुए उससे कहा। रमशा ने उसे मसूई तुंदी से देखा। मानना पड़ेगा, अब प्यार की जगह डंडा पड़ेगा। मुश्किल औरत, लेकिन मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसे प्यार करके छोड़ता वो जाने लगा, फिर कुछ सोचकर मुड़ते हुए बोला। रे, रमशा कटिंग बोर्ड रख कर बोली। जी। मैं सोच रहा था भक्त को बुला लूं, अंकल आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी और तुम उससे ज़रा बात कर लेना। पाउडर ब्लू शलवार कमीज में वो चार्मिंग पीस लग रहा था। रमशा एकदम चौंक कर सिकंदर की संजीदा तासुरात देखने लगी। किस चीज़ के बारे में? सिकंदर ने दोनों बाजू काउंटर पर रखकर उसे देखा, जो डार्क ब्लू लॉन की सूट में प्यारी लग रही थी। उसके जोड़े से निकलते लट उसे बार बार उलझन में मुब्तला कर रहे थे, मगर उसकी खूबसूरती से हटकर उसे ज़रूरी बात करनी पड़ेगी। बख्तावर की शादी के बारे में। रमशा जो टमाटर काटने लगी थी, एकदम उसका हाथ रुक गया। शादी? वक्त की? वो एकदम हैरत से बोलते हुए सिकंदर को देखने लगी, जिससे खीरे का पीस उठाकर खाते हुए सारा स्वाद में हिलाया। सिकंदर, वक्त अभी बच्ची है, आपको क्या हो गया है? ये शादी की बात कहाँ से आ गई? वो आखिर उसकी बात पे हैरत ज़दा ना होती तो क्या करती? सिकंदर ने बात बड़ी अजीब कही थी। तुम 20 साल की हो रे, बख्त तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी है। बच्ची कहाँ से है वो? सिकंदर ने बेपरवाही से कहा, मगर जानता था ये उसकी रे ऑफ सनशाइन चुप नहीं होगी। सिकंदर, मेरी बात और है। भक्त की नेचर में अभी मेच्योरिटी नहीं आई। आप सब उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, और आप उसकी शादी के बारे में अचानक बात कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूं कि नहीं। इसमें हैरान होने की क्या बात है रे? बख्तावर की कभी ना कभी तो शादी करनी है, और ये सही वक्त है। रमशा ने चूड़ी साइड पे रखी और उसे देखा। कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं दाऊद? सिकंदर ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोला। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं बस बख्तावर को खुश देखना चाहता हूँ। रमशा को उसकी फिक्र पे टूट कर प्यार आया। उंगली से उसकी थोड़ी छूकर बोली। बख्तावर बहुत खुश है। उसकी खुशी शादी से नहीं है, और शादी की बात तो तब आती है जब आपकी नज़र में कोई उसके लिए पसंद हो। क्या ऐसी बात है? हाँ, मगर शायद वो लड़का तुम्हें अच्छा ना लगे। अब रमशा का मुस्कुराता चेहरा गायब हो गया। सिकंदर, आप क्या करने वाले हैं? मैं चाहता हूँ रे कि बख्तावर और जावेद की जल्द से जल्द शादी करवा दूँ। रमशा एकदम उसकी बात पे शौक हो गई। बख्तावर और जावेद, ये आखिर क्या कह रहे हैं सिकंदर? उससे गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर बख्तावर को दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। बक को हैरत हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसका बैग वो लेने लगा,
तो बख्तावर अपने दूसरे कंधे पर डालकर बोली, मैं उठा लूंगी आसिक भाई। मामा के अपने स्वीट में है या ऑफिस में? आसिक ने उसे अजीब नजरों से देखने के बाद कहा, ऑफिस में है, मगर तुम फ्रेश हो जाओ फिर मिल लेना, अभी उनकी मीटिंग है। उससे आम से लहजे में कहते हुए पिछली गाड़ी से बख्तावर का सामान निकाला। बख्तावर इर्द गिर्द देखने लगी। उसे मामा की गाड़ी और उनके चेलों की गाड़ियां तो दिखाई नहीं दी। मामा की मौजूदगी तो बड़ी अच्छी तरह महसूस हो जाती थी, फिर यहाँ सोफी फिलहाल इतना वीरान और खामोश क्यों लग रहा था? उससे गड़बड़ लगी। अच्छा आप ही तो है ना, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। वैसे मामा की गाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही। आसिक भाई। आसिक उसे देखता रहा, उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। उससे रखकर बख्तावर के गाल पे थप्पड़ मारा। बख्तावर उस थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और मुंह के बल जा गिरी। देखोगी भी नहीं। हाँ, मगर अपने से बहुत जल्द मिलोगी। वो उससे कंधे को जोर से पकड़कर उसे उठाते हुए दौड़ा। बख्तावर का रंग सर्द पीला हो गया। वो लड़का बैड न्यूज़ है बख्तावर। तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी और तुम उसके साथ घूम फिर रही थी। दोबारा उसके साथ नजर आई तो तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगा। उदात की बातें सच हो गई थी। आसी ने क्लोरोफॉर्म रुमाल में डाला और उसकी तेजी से उठने पर उसे काबू में किया और उसकी नाक पे रखकर उसे बेहोश कर चुका था। रमशा को समझ नहीं आई वो आखिर सिकंदर को क्या कहे। लपदपाकर वो सिकंदर को देखने लगी, जो इस बात के बाद हद से ज्यादा तफक्कुर में मुब्तला दिखाई दे रहा था। कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ये तो उसे मालूम था, मगर ये मालूम नहीं था कि बख्तावर का उससे कोई लेना देना होगा। वो बख्तावर की शादी क्यों करवाना चाहता है, वो भी जावेद से। उससे आखिर हो क्या गया है? तुम कुछ कह नहीं रही? इसमें इतना शौक होने वाली बात तो नहीं है रे। सिकंदर ने नरमी से कहते हुए उसका हाथ पकड़ा। रमशा कुछ कहना चाहती थी, मगर उससे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। वो बोलने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उससे देखा नज़ीर खड़ा था। सिकंदर ने मुड़कर देखा और आंखों से पूछा कि क्या बात है। सर, वो मसला हो गया है। सिकंदर समझ गया कि क्या मसला हो गया है। गाड़ी निकालो, आ रहा हूँ। मैं 2-3 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो जावेद से कह देना, और किसी को नहीं कहना। उससे आंखों से वार्निंग दी। रमशा ने सर अस्वाद मिलाया। और हाँ, वक्त और जावेद के बारे में अच्छी तरह सोचना। रे वो मेरी भांजी नहीं है, मेरी बेटी है। उसके लिए मैं हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। सिकंदर कभी जावेद से वक्त की शादी न करवाते। कोई तो बात हुई है, कोई तो मजबूरी है। कहीं वक्त ने तो नहीं कहा? मगर सिकंदर तो उसे बताने के लिए बुला रहे हैं। वो दिल में सोचते हुए सर इस बात में हिलाने लगी। सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। दैट्स माय रे। उसकी पेशानी को चूमकर वो चल पड़ा। रमशा ने कुछ सोचकर आयना को कॉल करनी चाहिए। उसका फ़ोन ऊपर कमरे में पड़ा हुआ था, जिसे साइड पे रख दी। वो लेने के लिए बाहर गई। शरीना ने इनकार क्यों किया है? हदात बताओ हमें। जमाल अजीम ने हुदात से पूछा, जो उन सबको देखने के बजाय खामोशी से सर झुकाए अपने दोनों अंगूठों को आपस में रगड़ रहा था। हदात, भाई क्या पूछ रहे हैं? बताओ ना। शरीना को तो तुम पसंद थे, फिर अचानक उससे इनकार क्यों कर दिया? माँ के कहने पर हुदात ने सर उठाया। वो उलझा हुआ लग रहा था, जैसे दिल बेचैन सा था। घर वालों के सवालों से ज्यादा उसे कुछ और परेशान कर रहा था। ये बख्तावर का ख्याल पता नहीं बार बार क्यों आ रहा था। हुदात, कोई बात हुई है? अभी उसके साथ आकर बैठी और उसके कंधे पे हाथ रखा। हुदात ने गहरा सांस लिया। नहीं आपी, कोई बात नहीं हुई। मुझे खुद नहीं पता उन्होंने क्यों इनकार किया। शायद मेरी माजूरी का एहसास उन्हें जल्दी ही हो गया कि मेरे साथ दोस्ती तो की जा सकती है, मगर हम सफ़र नहीं बनाया जा सकता। सबके मुंह उसकी बात पर खुल गए। अम्मी की तो आंखें नम हो गई। तुम ऐसा क्यों बोलते हो हुदात? तुम बिल्कुल हट्टे कट्टे गुबरू जवान हो। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? जमाल असीम को भी भाई के अल्फाज से शदीद तकलीफ हुई, तो वो बोले बगैर न रह सके। हुदात के चेहरे पे तल्ख मुस्कुराहट फैली। कमी ही कमी है मुझ में, है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप लोगों को कहा भी था, शादी मेरे बस की बात नहीं है। रऊफ साहब चुप से उसे देखते रहे, फिर कदर खंकार कर बोले, कमियां सब में होती हैं हुदात। बज़ाहिर सबकी ज़िंदगी देखने में इसलिए मुकम्मल लगती है कि लोगों ने अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी नहीं किया होता, जिस तरह तुम जैसे लोगों ने किया होता है। अपने एहसास से कमतरी से निकलो। तुम एक बहुत अच्छे शख्स हो, हर कोई तुम्हारे काबिल नहीं है। उन्होंने नहायत संजीदगी से एक बेहद खूबसूरत बात की थी। हुदात के साथ सब भी हैरत से उन्हें देखने लगे। हुदात ने अलबत्ता कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से यहाँ उठने का इरादा करने वाला था कि उसके फ़ोन की मैसेज टोन पर वो चौंका। ज़रूर ब्रूटस होगा। उससे फ़ोन निकाला और देखा, एमएमएस आया था।
खोलकर देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया और फ़ोन पे उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। उसका जिस्म गुस्से से कांपने लगा। इससे पहले वो गुस्से से पागल होकर अपना रद्द-ए-अमल दिखाता, किसी अननोन नंबर से कॉल आई। हुदात ने तेज़ी से फ़ोन उठाया और कानों से लगाया। तुम शॉक्ड हो गए? ये तो कुछ भी नहीं था, वक्त के डॉक्टर साहब। अभी तो बेचारी पे मैंने अपने कुत्ते नहीं छोड़े। ज़रा सोचा, थोड़ी सी चैन भर की नींद सो ले, उसके बाद तो उसकी सारी ज़िंदगी की नींद हराम हो जाएगी। वो बेरहमी से हंसा। हुदात की आंखें सुर्ख हो गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। उसकी बख्तावर, या अल्लाह, ये कौन सी सज़ा, वो भी उसकी दिल दुखाने की दे दी। हुदात तेज़ी से उठा और बाहर की तरफ बढ़ा। अगर उसको हाथ लगाया तो अपने बेरहम अंजाम के लिए तैयार रहना तुम। वो ठंडे बर्फ जैसे लहजे में बोला, वरना दिल तो कर रहा था चीख कर सारी दुनिया को हिला दे। हाथ? तुम देखते जाओ खुदा अजीम मैं क्या क्या करता हूँ। तुम्हारी वक्त तुम्हारे सामने अपने आप को मार देगी, क्योंकि इतनी बदनामी वो बेचारी सह नहीं सकेगी। और अपने प्यारे से मामा और खासकर तुम्हें तो मुंह दिखाने। बकवास बंद करो अपनी। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, अगर उससे कुछ भी हुआ तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। मगर वो शख्स उसकी सुने बिना अपना फ़ोन बंद कर चुका था। हुदात ने गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारा। उसे होश भी नहीं था कि वो गाड़ी के पास बात करते हुए आगे आया था। अब कहाँ होगी वक्त, किधर लेकर गया होगा उसे वो कमीना। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसने अपनी आंखें जोर से मीची, फिर एकदम चौंका कि सिकंदर और हन्नान को इस बारे में पता है। ये हुदात भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? हन्नान की बात पे सिकंदर, जो बंदों से सवालात पूछ रहा था, एकदम चौंक पड़ा। दुरायना का एक बार फिर फ़ोन आया। हन्नान ने फ़ोन उठाया और कानों से लगाया। हाँ आईना। व्हाट? सामान नहीं है। रमशा से बात हुई, हो सकता है वहां चली गई हो। रमशा भी फ़ोन नहीं उठा रही। वो बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने उससे फ़ोन छीना और उस कानों से लगाया। क्या बात है भाभी, क्या हुआ? उसके सर्द लहजे पे हन्नान परेशान हो गया। बख्तावर घर छोड़कर चली गई थी। हुदाद और रमशा अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बख्तावर गई तो गई कहाँ? भाई, उसकी सारी अलमारी में से सामान और बहुत सी चीज़ें गायब है। मैं चाचू को भी फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहे। हमारे घर अकेले आए थे, चुपचाप से और टेंस से। फिर अचानक से फ़ोन आया तो तेज़ी से बाहर की तरफ भागे। सिकंदर का दिल लगा किसी ने मुट्ठी में ले लिया। बख्तावर, वो किधर है? उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और जावेद को कॉल मिलाई। मगर ये क्या, जावेद फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये आखिर आज के दिन हो क्या रहा था? उसी वक्त सिकंदर के फ़ोन पे हासिक का मैसेज आया। भाभी फिक्र मत करें, मैं। वो दुरायना को तसल्ली दे रहा था कि जो उससे तस्वीर देखी, उसके सारे अल्फाज जैसे टूट गए। बख्तावर बिस्तर पे बेहोश लेटी हुई थी। शेरू, मुझे बचाओ। शेरू, मम्मी को क्या मुंह दिखाओगे? शेरू। सोफी की चीखों से सिकंदर का सर चकराने लगा। तारीख फिर दोहराई जाने लगी थी। वक्त। सिकंदर का सर चकराने लगा। बख्तावर के मुंह पे जग भर पानी फेंका गया तो वो तड़प कर उठी। पानी नाक और मुंह के अंदर जाने से उसे तकलीफ हुई तो वो झुककर खांसने लगी। वो भी सीधी नहीं हुई थी कि किसी ने उसके बाल पकड़कर उससे खींचा। उठ जाओ मामा की प्रिंसेस, ये तुम्हारे मामा का घर नहीं है कि जब चाहे या आराम से सोती रहो। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, ये तो तुम्हारे मामा का क्लब है। मगर उससे बख्तावर के बालों को जोर से खींचा। वो सिसक पड़ी। बहुत जल्द ये मेरी जगह हो जाएगी। बहुत जल्द मैं सब चीज़ों का मालिक बन जाऊंगा, जब तुम्हारा मामा तुम्हें टूटता हुआ देखकर मेरे बिना कुछ किए ही मर जाएगा। छोड़िए मुझे। बख्तावर ने अपने बाल छुड़वाने चाहे कि उससे एक अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। छोड़ ही दूंगा प्रिंसेस, इतनी जल्दी क्या है। अभी तो रिकॉर्डिंग शो के साथ एक लाइव शो कर लो, तो फिर तुम्हारी छुट्टी ही छुट्टी। अपनी छुट्टियां फिर अपनी माँ के साथ मनाना। बख्तावर तड़प कर पीछे हुई। दूर रहो मुझसे, चीर के रख दूंगी मैं। वो चीख कर जब उसके हाथ नोच कर अपने बाल छुड़वाने लगी तो हासिक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बख्तावर की आंखें एक मिनट के लिए अंधेरे में चली गई। हासिक ने उसका जबड़ा पकड़ा। वाह, अभी भी अकड़ खत्म होने में नहीं आ रही। गरूर किस बात का बोलो? अपने मामा का, जो तुम्हारी हिफाजत करने का दावेदार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सका, या उस बुढ़े आशिक का, जो मुझे मौत की धमकियां देने के बावजूद आखिर में बेबस निकला। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर घुराया। बख्तावर को इस सिचुएशन में खौफ से ज़्यादा तैश आ रहा था। सबसे ज़्यादा खुद पे तैश आया कि उससे मामा के अलावा किसी और पे आखिर क्यों भरोसा किया। खुदा सही कह रहा था, वो बहुत भोली है। उससे अपने भोलेपन का अंजाम देख लिया था। बोलो,
चिक चिक करती वक्त की आज बोलती क्यों बंद हो गई? अभी तो मैंने तुम्हारे पर और जुबान भी नहीं काटे, फिर भी। वो एक भेड़िया था जो उससे किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार था। उससे पंगा लेना और मुज़ाहमत करना बेकार था। मगर पता नहीं बख्तावर ने सारी हिम्मत जमा की और उसकी नाक पर ज़ोरदार मुक्का मारा। तुम पर भी काट दो मेरे, फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि तुम जैसे भेड़ियों से लड़ सकती हूँ। बख्तावर ने अपने नाखून से ज़ोर से उसके चेहरे पर वार किया। उसके बाल उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुके थे। वो भागने लगी थी कि आसिक ने तेज़ी से पकड़ा और उसका गला पकड़कर उसे ज़ोर से दबाया। दी होगी ताकत, मगर मर्द से मुकाबला करने की ताकत कभी नहीं। उससे बेहोशी का इंजेक्शन निकाला। वक्त उससे लड़ने लगी। मेरे मामा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोड़ो मुझे। उससे अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाना चाहूँ मगर वो गिरफ्त मजबूत किए जा रहा था। हम्म, वो तुम तक पहुंचते ही टुकड़ों में हो जाएगा। मुझे वो क्या टुकड़ों में करेगा? अपने छोटे से जहन को इतना बोझ ना दो और थोड़ी देर आराम करो। बड़े से शो के लिए तैयार है ना बख्तावर आलम? बख्तावर की गर्दन उससे छोड़ दी थी। बख्तावर सांस लेना चाहती थी मगर सुई की चुभन ने उसे मजीद तकलीफ में मुब्तला किया और फिर थोड़े ही सेकंड में उसकी आंखें भारी होने लगी। वो उठना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी मगर सारी हिम्मत जैसे ख़त्म हो गई थी। मामा! उसके लब धीरे से हिले और फिर खूब अंधेरा छा गया।